हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम ब्रांड न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है फॉरेन एक्सचेंज। तो उससे पहले बच्चों, हमने बहुत से चैप्टर्स जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनआईडी के हैं लगभग पूरे कर लिए हैं, ठीक है ना। तो आप जाके उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि आप मुझसे 1-to-1 कोचिंग ले, मुझसे आप पढ़ें, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे कोर्सेज में एंड बैचेज में एनरोल हो सकते हैं बच्चों। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आप लिख लीजिए, वो है 6378342118। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज ये न्यू चैप्टर है आपके लिए। थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है बच्चों। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, यानी कि फॉरेन करेंसी, यानी कि वो रेट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, यानी कि वो रेट जिस रेट पे आप फॉरेन करेंसी को परचेज कर सकते हो, उसको परचेज कर सकते हो, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। जैसे कि अभी जो यूएस डॉलर है वो कितने रुपए का है, लगभग 86 रुपीज़ का है, ठीक है ना। अब अपडेट हो चुका होगा, लेकिन मैं नियरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। 86 रुपीज़ का होगा। तो आपको $1 खरीदने के लिए आपको 85 to 86 या 87 88 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। यानी कि इट इज़ द रेट एट विच यू परचेज द फॉरेन करेंसी ऑफ, है ना, फॉरेन की करेंसी आप परचेज करते हो, ठीक है। तो अब ये एक्सचेंज रेट क्या होती है, एक्सचेंज रेट्स कैसे डिसाइड होती हैं, ये चीज़ कैसे डिसाइड हो रही है, ठीक है। तो वो हम सिस्टम पढ़ लेते हैं कि कैसे जो ये एक्सचेंज रेट्स हैं वो डिसाइड हो रही हैं, ठीक है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज बोलो वो भी सही है, अगर आप फॉरेक्स बोलते हो वो भी सेम है, या फिर फॉरेन करेंसी बोलते हो तो वो भी वही चीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है। $1 को परचेज करने के लिए कितना रुपीस आपको देना पड़ेगा, उसी को हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं बच्चों। सबसे पहले है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि जो यहाँ पे एक्सचेंज रेट है, यानी कि जिस रेट पर आप फॉरेन करेंसी को खरीदोगे वो यहाँ पे फिक्स्ड रहती है, ठीक है। कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट उसको फिक्स कर देती है कि हम डॉलर इतने रुपए में खरीदेंगे। हमने हमेशा के लिए इसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, कोई भी इसको ऑल्टर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि इसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता। अब बच्चों, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में 2 एक्सचेंज रेट सिस्टम्स आते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला है गोल्डन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे हम हर करेंसी को गोल्ड के टर्म्स में लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड के टर्म्स में हम लेते हैं एंड फिर उसके बाद सबसे पहले देखो गोल्ड के टर्म्स में इस करेंसी को लिया एंड इस करेंसी के टर्म्स में हम रुपीस को ले लेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बहुत आसानी से समझते हैं, यानी कि $1 के अंदर 2 ग्राम सोना मिल जाएगा, ठीक है, 2 ग्राम सोना मिल जाएगा। एंड 1 रुपीस के अंदर आपको 4 ग्राम सोना मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप 2 रुपीस से, ठीक है, 2 रुपीस से आप, यानी कि आप $2 से आप 1 रुपी खरीद सकते हो, ठीक है। $2 से आप 1 रुपी खरीद सकते हो। यानी कि हमने ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली कि अगर $1 के अंदर 2 ग्राम सोना आता है और 1 रुपी के अंदर 4 ग्राम सोना आता है, तो हम एक्सचेंज रेट क्या निकाल लेंगे, हम ये बोल देंगे कि अगर मैं $2 मुझे खरीदने हैं, तो मैं 1 रुपी दूंगा जिसके अंदर $2 आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम उसको गोल्ड से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड है ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक सिंगल एक्सचेंज ले लेते हैं, हम एक सिंगल करेंसी ले लेते हैं और उसी के बेसिस पे सब एक्सचेंज होगा। यानी कि हम डॉलर की रेट डिसाइड कर देते हैं एंड अब जितना भी एक्सचेंज होगा, जितनी भी एक्सचेंज रेट डिसाइड होनी है, वो सब उस डॉलर के
है ना हिसाब से डिसाइड की जाएंगी। क्या होता है यहाँ पे हर करेंसी अपनी जो वैल्यू है वो डॉलर के टर्म्स में डिसाइड करती है। तो इस सिस्टम को हम एडजस्टेबल पैग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना कि इस सिस्टम को हम एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। इसको हम मिंट पैरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, पैरिटी एंड मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी हम इसको बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, इतना दोनों आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यानी कि यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है वो डिमांड एंड सप्लाई यानी कि मार्केट फोर्सेस पे वो रेट डिसाइड होती है। ठीक है, यानी कि मार्केट में अब क्या रेट चल रहा है, मार्केट की कंडीशन क्या है। ठीक है, डॉलर सस्ता है या महंगा है, रुपीस गिर रहा है, रुपीस बढ़ रहा है। जैसे कि आप मार्केट में सुनते हो ना कि कुछ है ना इवेंट ऐसा हुआ यूएस में, जिससे यूएस की जो करेंसी है वो कम होना चालू हो गई। ठीक है, तो बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, हम इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। थर्ड है मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग यानी कि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई से ही एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है, लेकिन कभी कभार अगर किसी करेंसी की यानी कि रुपये की अगर वैल्यू कम हो रही है, ठीक है ना, बहुत ही कम हो गई है, एक सर्टेन पॉइंट से भी नीचे चली गई है, तो क्या करती है गवर्नमेंट इंटरवीन करती है एंड उसको वहीं पर रोक देती है। कैसे रोकती है? सप्लाई बढ़ा देती है। यानी कि हम डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है, डिमांड हमारी हाई हो गई थी, सप्लाई हमारी कम हो रही थी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सप्लाई को इंक्रीज कर देती है, तो डिमांड मीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसको हम आगे जाके समझेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ये काम करती है, लेकिन इसको डर्टी फ्लोटिंग किया बोला जाता है। डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट प्राइजेस को रेगुलेट करती है, जबकि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे उसको रिलाई करना चाहिए, लेकिन कभी भी अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन आएगी तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। जो गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज है वो लोगों में रिलीज कर देगी। तो जैसे ही लोगों के पास सप्लाई हो जाएगी तो डिमांड कम करने लगेंगे। ठीक है, जैसे वो डिमांड कर रहे थे, अब मैंने सप्लाई बढ़ा दी तो क्या हो गया, डिमांड एंड सप्लाई मैच हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अपने आप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको मैनेज फ्लोटिंग एंड डर्टी फ्लोटिंग के बारे में याद होना चाहिए। तो बच्चों जल्दी से हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। देखो बहुत ध्यान से सुनना है, मैं सारे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बोल रहा हूँ। देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, यहाँ पे सब कुछ चीज़ फिक्स्ड है। ठीक है, तो कोई स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने इस रेट पे खरीदा और मैंने इस रेट पे बेच दिया और बीच का मैंने प्रॉफिट कमा लिया, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, स्पेक्युलेशन एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। ठीक है ना, यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस से पैसा घट रहा बढ़ रहा नहीं है, तो जो इन्फ्लेशन है वो एडजस्टेड इन्फ्लेशन रहेगी। ठीक है, अगर मुझे बताओ करेंसी बिल्कुल सेम तरीके से चल रही है तो बाहर के लोग आके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना, बाहर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। ठीक है ना, एक्सचेंज रेट है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहेगी, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, बाहर से लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहेगी और कोई भी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है, एक्सचेंज रेट मुझे बताओ फिक्स्ड हो चुकी है, तो क्या होगी, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमको वैल्यू कम होनी चाहिए थी, है ना, वैल्यू हमको आपने अंडर वैल्यू कर लिया, आपको हमने ओवर वैल्यू कर लिया। आपकी करेंसी के लिए हम 80 रुपये क्यों दें? ठीक है, हम तो 80 रुपये नहीं देंगे, तो है ना, हम यानी कि ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम इस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को अवॉइड करते हैं। ठीक है ना, और ये भी दिक्कत आ जाती है कि हम किस बेसिस पे एक्सचेंज रेट को फिक्स करें। ठीक है, किस बेसिस पे हम एक्सचेंज रेट को फिक्स करें। ठीक है, इस एक्सचेंज रेट के लिए हमको हैवी गोल्ड हमको डिपॉजिट कराना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, गोल्ड रिजर्व्स इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, एंड सिस्टम पे क्या होता है, जो मार्केट है वो फ्रीली काम नहीं कर पाता है ना, मार्केट फ्रीली काम इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ओवरलुक करती है, बहुत सी करती है, बहुत देखती है मार्केट को। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे बोल सकते हो क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है तो कोई भी ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन की कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है ना। यहाँ पे फ्री मार्केट है, आराम से लोग सेल परचेज करते हैं। यहाँ पे स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ठीक है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि बहुत बार क्या होता है, वैल्यू बहुत डिक्रीज हो सकती है, कभी कभार बहुत वैल्यू बहुत इंक्रीज भी हो सकती है। यहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से मार्केट है जो फ्री मार्केट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में दिक्कत क्या है कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिल्कुल फ्री इकोनॉमी है, जैसे जिसको जहाँ पे फायदा मिल रहा है वो काम हो रहा है, कोई चेक नहीं हो रहा है, कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। एक बार फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की रिस्क इसके अंदर हो जाती है, ठीक है। कब कौन सा पैसा गिर जाए, कब कौन सी करेंसी गिर जाए। हमने तो वहाँ पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ की करेंसी ही अगर पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी तो हमारे लिए भी तो ये दिक्कत है, हमको भी तो इससे नुकसान होगा, ठीक है ना। हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको मेरिट्स डीमेरिट्स समझ में आ गए होंगे। अगर मेरिट्स डीमेरिट्स समझ में नहीं आए तो रिवाइंड कर सकते हो। जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे इन्फ्लेटरी सिचुएशंस क्रिएट नहीं होंगी, ठीक है। स्पेकुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो करेंसी है उसको डिसाइड गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट उसको सी करेगी। दिक्कत यहाँ पे ये है कि कैसे डिसाइड करें, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। फायदा है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अच्छा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ यहाँ पे फायदा है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पे ये है कि यहाँ पे फ्री मार्केट है, यहाँ पे इन्फ्लेशन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ये डीमेरिट है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन का केस नहीं है, ये मेरिट है, ठीक है ना। कोई गोल्ड रिजर्व्स नहीं चाहिए, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज यहां पे होती है, ये इसका डीमेरिट है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है एंड इसको रीड कर लेना है, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों जल्दी से हम देख लेते हैं कि फॉरेन करेंसी क्यों डिमांड करी जाती है एंड फॉरेन करेंसी क्यों सप्लाई की जाती है। यानी कि जो हम डिमांड कर रहे हैं ना फॉरेन एक्सचेंज को, वो हम क्यों डिमांड कर रहे हैं, एंड जब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई दी जा रही है तो उस फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्यों दी जा रही है। फॉरेन करेंसी हमारे पास कैसे, हमको क्यों ज़रूरत है फॉरेन करेंसी की, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट है कि हमको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत क्यों है एंड फॉरेन करेंसी हमारे पास आती कैसे है, ठीक है। याद रखना कि हमको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत क्यों है, कि वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हमको पैसा क्यों चाहिए, हमको बाहर का पैसा क्यों चाहिए। सबसे पहले हमको अगर बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है तो हम रुपीज़ में तो नहीं खरीद सकते हैं, हमको उसके लिए फॉरेन करेंसी ही चाहिए, ठीक है। हमको बाहर के एसेट्स खरीदने हैं, इसलिए हमको फॉरेन करेंसी चाहिए, ठीक है। हमको इंटरनेशनल लोन्स को पे ऑफ करना है, इसलिए हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। हमको फॉरेन टूर्स करने हैं, बाहर जाके घूम के आना है, इसलिए हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। हमको बाहर वाले लोगों को गिफ्ट्स भेजने हैं, ग्रांट्स भेजने हैं, तो इसके लिए हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए हमारे पास, इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की। यहाँ तक बात समझना। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है बच्चों, उसमें मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो भी हम ये बात कर रहे हैं ना, वो बात का पूरा मेन सार कंक्लूजन क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप देखो ग्राफ हो जाता है ऐसा कि प्राइस यहाँ पे आ जाती है, डिमांड यहाँ पे हो जाती है। जैसे डिमांड अगर ज़्यादा है, देखो अगर प्राइस ज़्यादा है, प्राइस यहाँ पे क्या है ज़्यादा, अब देखो डिमांड यहाँ पे, प्राइस अगर ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है तो देखो डिमांड यहाँ पे क्या है, डिमांड यहाँ पे लो पे है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे लो पे है तो देखो डिमांड यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। यानी कि प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। यहाँ पे हम प्राइस का इफेक्ट देख रहे हैं डिमांड पे, ठीक है। याद रखना प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे अलग है और डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे अलग है, ठीक है। देखो डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम वो नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे कितना है, ये नहीं पढ़ रहे कि डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे कितना है, ये चीज़ नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं कि प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे कितना है, ठीक है। तो वो कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, आप ऐसे आराम से बना के लिख सकते हो। सेकंड, अब हमको जो फॉरेन करेंसी है वो हमको मिलेगी कैसे, कहाँ कहाँ से हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है। सबसे पहले हमने माल बाहर बेचा, बाहर वाले ने हमको पैसा दिया तो वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। बाहर वाले ने इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करी, वहाँ से आ जाएगा। बाहर से कोई हमको गिफ्ट्स बेचा
है ना भेजा है, डोनेशन भेजा है, हमने डोनेशन रिसीव करे हैं, वहाँ से आ जाएगी। और फोर्थ, अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट बाहर से आके इंडिया में खर्च करके जा रहा है, इंडिया में पैसा देकर जा रहा है, तो वो वहाँ से सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ जाएगी। बच्चों क्या होता है कि फॉरेन करेंसी हम डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की, क्यों? क्योंकि हमको बाहर है ना जो है बाहर का माल खरीदना है, बाहर से हम एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं, हम रॉ मटेरियल हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए डिमांड कर रहे हैं। अब सप्लाई कैसे हो रही है? सप्लाई हो रही है कि जब हम हमारा माल बाहर पे वालों लोगों को बेच रहे हैं तो फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रही है। तो जितना फॉरेन करेंसी कंट्री में आएगी उतना कंट्री का डेवलपमेंट होगा। बच्चों ये याद रखना। मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आएगी, कैसे गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी को अपने अंदर लेकर आती है, अपने कंट्री के अंदर लेकर आती है, क्या उसकी रणनीतियाँ होती हैं, क्या उसकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा मैं हो सकता है ये बोरिंग हो, लेकिन आगे जो वीडियो आने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। अब देखो प्राइस का इफेक्ट सप्लाई पे क्या होता है। अब देखो जैसे जैसे अगर प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, सप्लाई भी ज़्यादा है। लेकिन अगर प्राइस कम है तो यानी कि सप्लाई भी कम है। यानी कि प्राइस अगर ज़्यादा, फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। प्राइस ज़्यादा, मुझे बताओ कि $1 पे 90 रुपीज़ आ रहे हैं, 90 रुपीज़ आ रहे हैं, ठीक है। $1 को परचेज़ करने के लिए 90 रुपीज़ लग रहे हैं। यानी कि प्राइस ज़्यादा, तो अब हमको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर इसकी प्राइस कम हो जाएगी, मुझे बताओ $1 इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़ हो जाएगा, तो डॉलर की सिग्निफिकेंस हमारे लिए कम हो जाएगी। जैसे ही प्राइस कम तो क्या हो जाएगा, अब सप्लाई कम, हमको ज़्यादा चाहिए नहीं, अब हमको डॉलर नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि हम अब उसके लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। तो प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम। ये बात आपको याद रखनी है, गांठ बांध लेनी है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कब आएगा, इक्विलिब्रियम तब आएगा जब डिमांड एंड सप्लाई प्राइस के इक्वल हो जाएगा, तो इस लेवल पे हम इक्विलिब्रियम ले आएंगे, ठीक है। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एट अ पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं। एंड बच्चों जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है ना, इन कॉन्सेप्ट्स को लिखने के लिए। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है ना फॉरेन एक्सचेंज का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कैसे गवर्नमेंट, ठीक है ना, वैल्यू अपने करेंसी को डीवैल्यू कर देती है जिससे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, कैसे हम उसको है ना रीवैल्यू कर देते हैं, कैसे हम उसको है ना डेप्रिशिएट कर देते हैं, एप्रिशिएट कर देते हैं, उनके ग्राफ्स क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बच्चों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।